नमस्कार दोस्तों, द 5 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अंततः बने रहिए, निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 3 मिनट पूर्वी से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ध्यान रहे दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए ए ऑप्शन भी इसी प्रकार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, लेकिन इसमें पूर्वी अक्षांश है, जबकि हमारे राजस्थान का अक्षांश विस्तार है उत्तर की ओर। तो हमें डायरेक्शन का बहुत ऑप्शन में बहुत ध्यान रखना है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है। आगे हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अभी हमने जाना राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रहे दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है पूर्व की ओर। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहना ना भूलें, क्योंकि इसी से प्रश्न गलत हो जाता है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इसी बीच हम आगे देखें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। तो ध्यान रखिए आज से कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? 12मासी कह दो या नित्यवाही नदी कह दो, राजस्थान की नित्यवाही नदी कौन सी है? बनास, बाणगंगा, चंबल, कालीसिंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, चंबल। चंबल भी है, एक और है माही नदी। माही नदी भी दोस्तों राजस्थान की नित्यवाही नदियों में आती है। चंबल का उद्गम हम देखेंगे मैप में। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, ये एमपी में होता है। एमपी में महू एक स्थान है, उसके पास जाना पाव की पहाड़ियाँ, उद्गम स्थान जाना पाव की पहाड़ियाँ, जाना पाव की पहाड़ियाँ। एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू स्थान पर जाना पाव की पहाड़ियाँ होती है। महू इंदौर मध्य प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है और यह दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ प्रवाहित होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई यह नदी प्रवाहित होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। और यहाँ यमुना नदी में यूपी में एक स्थान है मुरादगंज है यूपी में, मुरादगंज, यहाँ यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम होता है महू इंदौर मध्य प्रदेश की जना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा था राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवेश होता है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से
चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है तथा यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई यूपी के मुरादगंज में यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है नहरों का, कुओं व नलकूपों का, तालाबों का या नदियों का। तो इसका सही उत्तर है नहरों का। दोस्तों दूसरा स्थान है वो नहरों का है, पहला स्थान है कुओं व नलकूपों का। राजस्थान में कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तथा दूसरा प्रमुख साधन है नहर। नहरों से कुल सिंचित भूमि का 33% नहरों से, कुल सिंचित भूमि का 33% है वो नहरों से होता है। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार राजस्थान के एग्ज़ामों में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा ब्रैकेट में लिखा मावट, जिसे मावट भी कहते हैं। कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो मावट कहते हैं। तो राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा मावट किन कारणों से होती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उपरोक्त सभी कारणों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बात करें हम दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह भी प्रश्न कई बार वनडे एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की शाखा से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। पश्चिमी विक्षोभ से मावट होती है। हम देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये है भूमध्य सागर। काल में सर्दी के समय यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यानी उच्च वायुदाब होता है, और यहाँ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लो प्रेशर होता है, यानी निम्न वायुदाब होता है। तो हवाओं की क्या है दोस्तों, प्रकृति होती है कि हवा या पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो ये भूमध्य सागर से उठी हुई हवाएं जिनमें खूब आर्द्रता होती है, ये भारत के ओर अग्रसर होती है, उत्तर पश्चिम भाग पर ये वर्षा करती है, उसे हम मावट कहते हैं। जो यहाँ सर्दी के समय उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है तथा यहाँ भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। तो हवाएं हैं वो भूमध्य सागर से या उत्तर पश्चिम भारत की ओर यात्रा करती है। इन हवाओं में पानी की मात्रा होती है, इसीलिए यहाँ मावट जिसे हम कहते हैं कोहरा या धुंध भी इसी कारण होते हैं। ये राजस्थान में फसलों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है दोस्तों मावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कितना है दोस्तों? ये है 61.11%, 61.11%। और यह है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.89%, और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों 9%, और पूर्वी मैदानी है का है 23%। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है। यह आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी पूछे तो भी सबसे पहले होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद 23% पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद
9% पर है अरावली प्रदेश और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों इनका आरोही क्रम भी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर, 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1431 मीटर। तो दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई, सही ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमें प्रश्न में मीटर की जगह ऑप्शन फिट में होते हैं, तो फिट के आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। 5650 फिट, ये भी एक बार बीएसटीसी में पूछा जा चुका प्रश्न है। मीटर में नहीं पूछकर सभी विद्यार्थी मीटर में याद करते हैं, किताबों में, अधिकांश किताबों में मीटर में होता है। तो ये बीएसटीसी में पूछा जा चुका है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट है दोस्तों, इसको याद कर लेना मीटर के साथ में। ये है सर दोस्तों 1442 मीटर दिलवाड़ा जो है शिखर, उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर और 1597 है शेर की। दोस्तों शेर जो शिखर है, गुरु शिखर के बाद दूसरा सबसे बड़ी चोटी शेर, उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर और 1431 है जरगा की। दोस्तों इसका क्रम भी कई बार पूछा जा चुका है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखिए दोस्तों, गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद दोस्तों शेर, उसके बाद जरगा चोटी है, सॉरी दोस्तों उसके बाद जरगा नहीं है, उसके बाद है दिलवाड़ा, उसके बाद दिलवाड़ा चोटी है और उसके बाद जरगा है। ये क्रम इसका रहता है, तो अब इनको क्रम वाइज याद करने की एक लाइन और है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इनको क्रम वाइज कैसे याद रखें। कभी दिलवाड़ा और जरगा में कन्फ्यूज़न हो जाता है दोस्तों, तो इसके लिए हमें एक लाइन है, एक जो हमें बोलनी है, 2-3 बार बोलोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। जैसे अब हम कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो गया, उसी प्रकार हमें याद रखना है गुरु शेर दिल जरगा जरगा, गुरु शेर दिल जरगा जरगा। दिल बाग बाग यानी हमें दिल बाग बाग नहीं याद रखना, हमें लिखना है गुरु शेर दिल जरगा जरगा, गुरु शेर दिल जरगा जरगा, गुरु शेर दिल जरगा जरगा। यानी गुरु सबसे ऊंची है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, तीसरी है दिलवाड़ा और चौथी है जरगा। तो हमें याद रखना है गुरु शेर दिल जरगा जरगा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ऊंचाई के अनुसार क्रम व्यवस्थित करें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार राजस्थान के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है कि साबी, घग्गर, पार्वती, मेंथा। कौन आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपके पार्वती। जी हाँ दोस्तों, पार्वती है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कुल 7 नदियाँ हैं, 7 नदियाँ आंतरिक प्रवाह की है। उनकी भी एक ट्रिक है याद रखने की दोस्तों, वो ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक है काका रूसा बड़ी घर में, काका रूसा बड़ी घर में। दोस्तों ये ट्रिक है काका रूसा बड़ी घर में। ये 7 आंतरिक प्रवाह है, ये एक लाइन आप याद कर लेना, आपको 7 आंतरिक प्रवाह नदियाँ, फिर कभी नहीं कन्फ्यूज़न होगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन सी नहीं है। तो काका रूसा बड़ी घर में, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो का हो गया कांकने, या इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, कांकने मसूरदी नदी भी कहते हैं। इस का मतलब है दोस्तों कांतली नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी
पहली है का मतलब कांकरे, दूसरे का मतलब कांतली नदी। रू का मतलब है दोस्तों रूपनगढ़। दोस्तों रू का मतलब है रूपनगढ़ नदी। सा का मतलब है दोस्तों साबी नदी। सा का मतलब है साबी नदी। बड़ी बड़ी का मतलब है दोस्तों बांडी नदी। क्या है दोस्तों? बांडी नदी। घ घर घर घग्गर, घग्गर नदी, घग्गर नदी। और मे का दोस्तों मेंथा नदी। मे का है मेंथा नदी। तो दोस्तों काका रूसा बड़ी घर में, का कांकने मसूरदी नदी, का कांतली नदी, रू का रूपनगढ़ नदी, सा का साबी नदी और बड़ी का बांडी नदी, घ का घग्गर नदी और मैं का मेथा नदी। काका रूसा बड़ी घर में, कांकने कांतली रूपनगढ़ साबी बांडी घग्गर और मेंथा, ये 7 नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे अब कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बार बार चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, बार बार ये वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों क्या है? लाल मिट्टी है या काली मिट्टी है या लेटराइट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। दोस्तों रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी भी है। अब बात रही दोस्तों काली मिट्टी राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं काली मिट्टी राजस्थान के हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है, वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः यह हाड़ौती के क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ दोस्तों यह इन जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है और इसका काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और दोस्तों काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वह नमी को धारण करती है, इसीलिए उसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक कह दो या वैज्ञानिक नाम कह दो। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा है या प्रोसेपिस सिनेरेरिया है या एजाडिरेक्टा इंडिका है या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है प्रोसेपिस सिनेरेरियो। दोस्तों यह RS प्री में आ चुका क्वेश्चन है और विभिन्न RPSC के एग्ज़ामों में भी ये प्रश्न देखने को मिलता है कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। टिकोमेला एंडुलेटा है दोस्तों, यह है राज्य पुष्प जो कि रोहिड़ा है, उसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम है रोहिड़े का टिकोमेला एंडुलेटा। और दोस्तों ये एजाडिरेक्टा इंडिका है, ये नीम का वैज्ञानिक नाम है। नीम जो पेड़ होता है उसका वैज्ञानिक नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? पुष्कर को, उदयपुर को, माउंट आबू को, झालावाड़ को? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। और आपका ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अगर ये आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।